हेलो, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज है 2 जनवरी 2024 एंड वी आर बैक विद अवर डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज जीएसटी कलेक्शंस अप बाय 10% ईयर ऑन ईयर एट रुपीज 1.6 लाख करोड़ इन दिसंबर। तो जीएसटी जो कलेक्शन हुआ है उसके अंदर काफी राइज हुआ है एंड 10% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट को, जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कलेक्शन है। एंड अभी इस बार दिसंबर के अंदर द कलेक्शन इज 1.64 लाख करोड़ विच इज 10% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। मतलब अगर बात करें 2022 दिसंबर की तो उससे करीबन 10% ज्यादा इसके अंदर उछाल देखने को मिला गया है। लास्ट ईयर इट वाज 1.49 लाख करोड़ बट इस बार इट इज 1.64 लाख करोड़। और नवंबर से इसमें थोड़ा कुछ डाउनफॉल देखने को मिला है, क्योंकि नवंबर के अंदर जो कलेक्शन था दैट वाज रुपीज 1.68 लाख करोड़ बिकॉज इट वाज ड्यू टू द फेस्टिव सीजन। सो दिस इज द डेटा pertaining to GST collection. So this data tells us about the year on year increase in our positive aspect of the economy, that our economy is year by year it is increasing as per the data provided by the GST collections. Moving on to next is centers फिस्कल ईयर 25 इंटरेस्ट आउटगो में राइज टू 11 to 12%। मतलब जो फिस्कल ईयर 25 के अंदर हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट रहेगी, बोरोइंग जो करके जिसके बदले में हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसको वो इंक्रीज होंगी एंड दैट वुड बी इक्वल टू 11 to 12% इंक्रीज रहेगा पुराने सालों के मुकाबले। द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे आउट in the next financial year is expected to be climb up to 11 to 12% from the ongoing fiscal 2024। इस बार जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट की है हमारी देनदारी की एवज में, उससे 11 से 12% एक्स्ट्रा हमें 25 FY 25 जिसको हम फिस्कल ईयर 25 बोलेंगे उसके अंदर करनी पड़ेगी। मतलब जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है बोरोइंग के एवज में उसको हमारे में लगातार कंटिन्यूस वृद्धि हो रही है। The interest payout is for 24 is projected to be 10.80 lakh crore और about 24% of the budget expenditure of financial year। जो हमारे फाइनेंशियल ईयर 2024 का बजट एक्सपेंडिचर था उसके अंदर 24% तो हमने सिर्फ इंटरेस्ट पे आउट किया है। अगर प्री कोविड एरा से इसको मैच करके देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर जो इंटरेस्ट पेमेंट थी वो जस्ट 6.12 लाख करोड़ थी, जो कि अभी पिछले साल बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर जो इस साल में बढ़ के 10.80 लाख करोड़ होगी और फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इसके अंदर भी करीबन 11 से 12% का उछाल देखने को हमें मिलेगा। मतलब ये हमारे जो बजट एक्सपेंडिचर है उसका बहुत सारा हिस्सा तो हम सिर्फ इंटरेस्ट पे आउट में लगा देते हैं, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज कर सकते थे या फिर कुछ एसेट क्रिएशन के अंदर भी यूज में लगा सकते थे। हायर इंटरेस्ट पेमेंट इंडिकेट दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन बोरोइंग्स, क्योंकि हम बोरोइंग्स के बदले इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो हायर इंटरेस्ट पेमेंट मींस दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन बोरोइंग्स। द ऑफिशियल सेड दैट कोविड शॉक हैड ब्लोटेड द गवर्नमेंट्स ओवरऑल डेब्ट एंड इट हैज इंक्रीज्ड टू द पेंडिंग प्रेशर। बेसिकली कोविड के बाद हमें हमारी इकोनॉमी को उठाने के लिए बहुत ज्यादा बोरोइंग करनी पड़ी और उसके लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ा, जिसके लिए हमारा जो बोरोइंग पैटर्न है वो भी चेंज हो गया और हमारा एक्सपेंडिचर पैटर्न चेंज हो गया, जिसके बदले में हमें अब आने वाले समय में काफी ज्यादा इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा इन ल्यू ऑफ दैट बोरोइंग्स व्हिच वी हैड डन टू कम आउट ऑफ दिस कोविड शॉक। और साथ में जो ग्लोबल आउटकम है उन्होंने भी हमारी परेशानियां बढ़ा दी, जैसे कि यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो गया और उसके बदले जो फर्टिलाइजर है, फ्यूल प्राइसेस है, तो ये बढ़ गए, इनके रेट्स बढ़े तो हमें जो सब्सिडी का बर्डन गवर्नमेंट पे रहता है वो भी अल्टीमेटली इंक्रीज होता रहा, हमारा सब्सिडी बर्डन बढ़ता रहा। जैसा कि बात करें हमारे फिस्कल डेफिसिट की, तो हमने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 5.9% रखा है फिस्कल ईयर 2024 में एंड हम इसको 26 तक हम 4.6% 4.5% तक लाने की हमारी गवर्नमेंट की जो फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी है उसका एक ऑब्जेक्टिव है। बट ये राइज होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो बहुत ही टफ रहेगा हमारी गवर्नमेंट के लिए इसको फिस्कल डेफिसिट को 4.5% तक लेके आना, मींस टू हमारे फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ मूव करना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट।
वन रेलवे ऐप सून फॉर ट्रैकिंग ट्रेन्स एंड टिकटिंग। हमारी जो, आप लोगों को पता ही होगा, जब भी आप लोग ट्रेन की टिकट बुक करते हो तो आप यूजुअली आईआरसीटीसी वेबसाइट की मदद करते हो। उसके बाद अगर आपको ट्रेन ट्रैक करनी होती है तो आप रेल यात्री या जो दूसरे ऐप होते हैं, ई ट्रेन या फिर ट्रेन मदद, इसकी लेते हो। ट्रेन मदद जब आपको कोई ग्रीवांस होता है, आपको कोई जरूरत होती है, या आपके रिड्रेसल के लिए आप ट्रेन मदद ऐप की यूज लेते हो। इस तरह से बहुत सारे ऐप बनाए गए हैं रेलवे से रिलेटेड। बट इनकी जो रेलवे की जो आईटी हैंडलिंग कंपनी है, दैट इज क्रिस। क्रिस इज द रेलवे, क्रिस द रेलवे मिनिस्ट्री इज आर्म फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। तो अभी क्रिस जो क्या करेगा, क्रिस बेसिकली हमारा आईआरसीटीसी भी क्रिस की सर्विसेज को यूज करता है। अभी क्रिस एक सुपर ऐप बना रहा है। सुपर ऐप क्या बनाएगा, जिसके अंदर टिकटिंग, ट्रेन ट्रैकिंग, ग्रीवांस रिड्रेसल, ये सभी जो प्रॉब्लम है उनको सबको एक ऐप के अंदर ही अमलगमेट कर दिया जाएगा, जिससे कि जो हमारे यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको हर चीज का अलग अलग ऐप ना डाउनलोड करना पड़े, और एक ऐप के ऊपर भी आपको सारी फूड ऑन व्हील्स लगा लीजिए, हमको रास्ते में खाना लेना है, कोई ग्रीवांस रिड्रेसल बुक करना है, हमको हमारे अटेंडेंस से रिलेटेड काम है, या कोई रेल मदद से है, या रेल को ट्रैक करना है कितनी लेट हुई है, या फिर अल्टीमेटली टिकटिंग बुक करनी है। तो अलग अलग एप्स की बजाय एक सुपर ऐप बनाया जा रहा है क्रिस के द्वारा। क्रिस इज एन आईटी आर्म्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या फिर रेलवे डिपार्टमेंट। That this super app will combine all the offerings of apps like रेल मदद, यूटीएस जो कि अनरिजर्व टिकट बुक करने के लिए होता है, या फिर नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम एनटीएस जो कि कम्यूटर्स को ट्रेन स्टेटस बताता है। तो इसकी जो हमारी इस सुपर ऐप की डेवलपमेंट और रनिंग कॉस्ट बहुत आएगी। 3 साल की रनिंग कॉस्ट हमारे ट्रांसपोर्टर को पड़ेगी करीबन 90 करोड़ रुपए। 3 साल की कॉस्ट होगी जस्ट टू रन दिस ऐप। तो ये काफी रेलवे मिनिस्ट्री को फंड्स तो देने पड़ेंगे इसको ऐप को, लेकिन ये पैसेंजर्स को बहुत ही ईज प्रोवाइड करेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंडिया स्टार्ट्स 4 ईयर टर्म्स एज ए यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन मेंबर। जो हमारे यूनाइटेड नेशन है उसका एक स्टैटिस्टिकल कमीशन है, तो इंडिया अभी उसका एक मेंबर बना है, जिसकी 4 साल की, किसी भी नेशन को जब मेंबर बनता है तो उसकी 4 साल की टर्म रहती है। तो सो इंडिया ऑन मंडे बिगेन इट्स 4 ईयर टर्म्स एज ए मेंबर ऑफ यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, एंड द कंट्री won the election to the 24 member global body after a gap of nearly 2 decades। तो ये 24 मेंबर बॉडी है, 24 मेंबर बॉडी है, क्या है, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। और हमें इसके अंदर मौका मिला है इलेक्शन जीत के, इसके इलेक्शन होते हैं मेंबर बनने के लिए, और हमें पूरे 2 डिकेड के बाद हमें ये मौका मिला है। The period of India's term corresponds with the time when the UN has decided on a new measure to compile the national income, which will also play an important role in changing India's जीडीपी कैलकुलेशन। तो हमें ये सदस्यता उस समय पे मिली है जब यूनाइटेड नेशन भी इस चीज कॉन्सेप्ट को चेंज करने, जो नेशनल इनकम को हम कंप्यूट करते हैं उसके अंदर चेंजेस लाने की तैयारी में है। तो हम उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे इस चेंज के अंदर, और हमारे जो ओवरऑल सिनारियो को देखते हुए डेवलपिंग कंट्रीज के हम अपने अच्छे इनपुट दे पाएंगे। तो हम 4 साल के लिए इंडिया को ये मेंबरशिप मिली है। जो लास्ट टाइम रिवीजन हुआ था नेशनल अकाउंट्स में, वो हुआ था 2008 के अंदर। 2008 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने हाउ टू मेजर द नेशनल अकाउंट्स उसके ऊपर रिवीजन किया था। बट अभी अभी आने वाले समय में भी दोबारा रिवीजन किया जा रहा है। और जो नेशनल अकाउंट्स होते हैं, दे आर कंपाइल्ड एज पर इंटरनेशनली एग्रीड स्टैंडर्ड ऑफ रिकमेंडेशन फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, SNA, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट हम बोलते हैं। तो ये उनके लिए होते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, जिसके बेस पे कंट्रीज की नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है। तो इंडिया अभी इसका मेंबर बना है, तो आने वाले समय में इंडिया भी इसको अपने इनपुट्स दे पाएगा, जिसकी वजह से इंडिया के जीडीपी कैलकुलेशन पे भी असर पड़ेगा। साथ में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को ध्यान में रखते हुए भी अपने इनपुट देगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वर्क डिमांड अंडर रूरल जॉब स्कीम डिक्लाइंस अगेंस्ट इन दिसंबर। जो हमारी नरेगा स्कीम जो बोल देते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वो इस बार जो सेकंड टाइम उसके अंदर थोड़ा मॉडरेशन हुआ है रिलेटेड टू डिमांड फॉर वर्क, क्योंकि लोग
हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। आप हम रोज डिस्कस करते हैं कि इंडिया के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो अभी बुलिश ट्रेंड में चल रही है, जिसके चलते वर्क फोर्स की डिमांड भी बढ़ रही है, तो लोगों को काम इजीली अवेलेबल हो रहा है। इसके चलते जो हमारी एमजी नरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके ऊपर जो वर्क के लिए डिमांड रहती है उसका प्रेशर थोड़ा ईज हुआ है, विच विल अल्टीमेटली हेल्प इन फिजिकल कंसोलिडेशन फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा स्पेंडिंग देनी पड़ती है गवर्नमेंट को टू मीट द टारगेट्स फॉर पेइंग द वेजेस of to those persons who are employed under this scheme. A preliminary data compiled by the Rural Development Ministry showed 24.08 million individual opted for work under MG Narega in December, which was down to 7% from a year before. पिछले दिसंबर के मुकाबले इस बार जो लोगों ने काम के लिए डिमांड की है इस स्कीम के तहत, वो 7% में उसमें गिरावट आई है। डाटा फॉर द लास्ट 2 months ऑफ 2023, डिमांड फेल 6.9% इन नवंबर। सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है तमिलनाडु से, 3.3 मिलियन पीपल मांग रहे हैं इस स्कीम के अंडर काम। राजस्थान में 2.6 मिलियन, मध्य प्रदेश में 2.38 मिलियन, उत्तर प्रदेश 2.34 एंड बिहार 1.59 मिलियन पीपल आर डिमांडिंग work under this Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Schemes. Usually demand for the jobs under this scheme typically falls when the economic activities improves and the employment opportunities open up in sectors like construction, agriculture, industry, etc., etc., etc. So it is a positive indication of increase in the economic activity of the country. Next is PLI scheme for automobiles get 1 year extension. हम डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत फ्लैगशिप स्कीम है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, ये हमने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई है, टॉयज के लिए चलाई है, सिमिलरली ऑटोमोबाइल के लिए भी चलाई हुई है, ऑटोमोबाइल या फिर ऑटो कंपोनेंट्स के लिए। अभी उसका टाइम लिमिट हो रही थी, खत्म हो रही थी उसका टाइम, तो उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंशन दे दिया गया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को। तो ये होम मिनिस्ट्री ने इस डिसीजन के लिए स्टेटमेंट दिया that the decision has been made after reviewing the approval from the empowered group of secretaries, EGOs जिसको हम बोलते हैं, empowered group of secretaries से डिस्कस करके उसके बाद इसको अप्रूवल दिया गया है। PLI scheme for automobiles and auto component, it has been extended for 1 more year. The incentive under the scheme will now be applicable for 5 consecutive financial year beginning from fiscal 23-24। तो ये तो 2023-24 से शुरू होके ये 5 साल तक इसके इंसेंटिव्स दे दिए जाएंगे। तो अभी जो इसकी जो डिस्बर्समेंट स्टार्ट हो जाएगी वो 2024-25 से फंड्स की डिस्बर्समेंट शुरू हो जाएगी। डिस्बर्समेंट तब होती है जब किसी कंपनी को स्कीम के अंदर एक ऑटो कंपोनेंट या ऑटोमोबाइल्स बनाने का टारगेट दिया जाता है और उस पे वो फुलफिल कर देती है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, record 8.18 crore ITRs have been filed for the assessment year 24 till December। बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स की, तो इस बार काफी वृद्धि हुई है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर और करीबन 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न वर फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 टिल December 31st। तो अभी 31st तक इनकम टैक्स की हमें रिटर्न अपडेटेड अगर किसी को करनी थी तो अपडेटेड रिटर्न भी भर सकते थे, तो उसके अंदर काफी वृद्धि देखने को गई है और करीबन 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दिसंबर 31st तक भरी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे, विच मार्क्स एन इंक्रीज ऑफ 9% राइज ओवर द प्रीवियस असेसमेंट ईयर। मतलब 9% एक्स्ट्रा लोगों ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फिल की है। एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कुछ इनकम टैक्स रिटर्न होती हैं और जो लोग एप्लीकेबल थे ऑडिटिंग के लिए, तो ऑडिट रिपोर्ट कितनी फिल हुई है 1.60 करोड़। तो उन लोगों के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है कि ऑडिट के लिए कि किसी का 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है तो उसको उनके अकाउंट ऑडिट भी करवाने पड़ते हैं फ्रॉम अ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बात करें ऑडिट रिपोर्ट्स की तो 1.60 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट्स भरी गई हैं 31 दिसंबर तक, विच इज और पिछले साल की कितनी भरी गई थी 1.43 करोड़। इसके अंदर भी काफी इंक्रीज देखने को मिला है।
December 31st was the last date for filing an updated return, where the taxpayer can make correction if they miss out any detail, detect the any flag by the income tax department, तो वो कुछ भी चेक कर सकते थे। उसके एवज में 31 दिसंबर तक की डेडलाइन थी, जब तो लोगों ने अपना अपडेशन किया या फिर कुछ चेंजेस लेके आने थे वो चेंजेस किए और अपनी फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इन्होंने फिलअप की है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ATF price cut by 4%, commercial LPG rate reduced by 1.50 per cylinder। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसको हम जेट फ्यूल भी बोलते हैं, जो हवाई जहाज के अंदर ईंधन का काम करता है, दैट इज ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो उसके प्राइस के अंदर भी 4% की कटौती की है, क्योंकि अभी थोड़े से रिफ्यूल के प्राइस थोड़े से कम हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसमें 4% का कट किया गया है थर्ड स्टेट मंथ में। और कमर्शियल कुकिंग गैस है, उसके रेट के अंदर भी ₹1.5 पर सिलेंडर, 1.5 रुपीज पर 19 kg ऑफ सिलेंडर इंटरनेशनल बेंचमार्क के हिसाब से थोड़ा सा कम किया गया है, मतलब उनको थोड़ी ईज मिली है। तो बात करें एविएशन टर्बाइन फ्यूल की, कि इससे ऑलरेडी जो कैश ट्रैप्ड एयरलाइंस चल रही हैं, जो कि क्योंकि एयरलाइंस को चलाने के लिए 40% खर्चा तो सिर्फ जेट फ्यूल का या फिर ATF का ही रहता है, और इसके अंदर कंजिक्यूटिवली 4% की थर्ड स्ट्रेट मंथ में लगातार तीसरी बार 4% की कटौती की गई है। 4162.5 रुपीज पर लीटर पर KL की घटत आई है, जिसके बाद अभी पर KL रेट जो हो गया है एविएशन टर्बाइन फ्यूल का, वो हो गया है 1,01,993 पर किलो लीटर। तो ये लगातार नवंबर दिसंबर के अंदर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों मंथ में ही कटौती की गई है। 6% की नवंबर के अंदर की गई थी और 4.6% की दिसंबर में की गई थी, और अभी 4% जनवरी के अंदर कटौती की गई है। तो अप्रोक्सीमेटली 6 या 10 14% के करीब की ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कटौती हो गई है एविएशन टर्बाइन फ्यूल में। तो इट विल हेल्प द एयरलाइंस टू बूस्ट देयर रेवेन्यूज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सेंटर प्रोक्योर्स 25,000 टन खरीफ ऑनियन फॉर अ बफर स्टॉक। आपको पता है ऑनियन के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा प्याज के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो अभी वो ईज किया गया है एक्सपोर्ट को। और आगे के प्राइसेस को कंट्रोल रखने के लिए गवर्नमेंट एक बफर प्लान कर रही है, जिसके अंदर अभी 25,000 टन और प्रोक्योरमेंट की है 2023-24 के खरीफ सीजन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, टू मेंटेन अ बफर स्टॉक ऑफ ऑनियन, तो सो दैट कि ऑनियंस की ब्लैक मार्केटिंग होल्डिंग ना हो और प्राइस में बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो, इसलिए 25,000 टन का बफर स्टॉक क्रिएट किया गया है। द गवर्नमेंट इज प्रोक्योरिंग ऑनियन टू मेंटेन अ बफर स्टॉक एंड यूज इट फॉर market intervention to boost the domestic availability and keep prices in check. The government had raised the buffer stock target to 7 lakh ton for the year 23-24 fiscal against the actual stock of 3 lakh ton last year. Last year 3 lakh ton था, अभी इंक्रीज करके 7 लाख टन का टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने इसके बफर स्टॉक का, सो दैट जो फूड प्राइसेस हैं, चाहे वो ड्यू टू ऑनियन हो, ड्यू टू टोमेटोज हो, सब्जियों के भाव हो, इनके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो। तो ये न्यूज थी रिलेटेड टू बफर स्टॉक ऑफ ऑनियन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ऑनियन एक्सपोर्ट बैन में भी लिफ्टेड एज प्राइसेस ड्रॉप सप्लाई राइजेस। सेम खबर ऑनियन से रिलेटेड ही आ गई है, अनियन से रिलेटेड ही सेम अनियन से रिलेटेड न्यूज ही आ गई है कि अभी हमने एक्सपोर्ट बैन किया हुआ है, लेकिन अभी नई फसल भी आ गई है अनियन की, प्याज की नई फसल आने से और एक्सपोर्ट बंद करने से डोमेस्टिक प्राइसेस के अंदर भी थोड़ा सा प्राइसेस में घटाव आया था। तो उस घटौती के कारण अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वी हैव 25,000 टन तो ले लिया वहां से बफर स्टॉक के लिए, तो वी हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑनियंस टू कीप द प्राइसेस ऑफ अनियन इन चेक। तो अभी जो बैन किया था एक्सपोर्ट, उसको लिफ्ट करने की अभी प्लान कर रही है। बेसिकली इंडिया है वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑनियंस है, इसको हमने 8 दिसंबर को बैन कर दिया था एक्सपोर्ट को। उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली और करीबन 60% तक होलसेल मार्केट के अंदर प्राइसेस कम हो गए, जिसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन है ड्यू टू ऑनियंस, उसमें भी हम कंट्रोल कर पाए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट।
सेंटर नोटिफाइज क्रिएशन ऑफ प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की एपलेट बेंच होती है, एपलेट बेंच जहां पे आप अपने डिस्प्यूटेड मामलों को अपील कर सकते हो, वो होती है एपलेट बेंच। तो अभी जो एक प्रिंसिपल बेंच बनाई गई है दिल्ली के अंदर, जी सेट जो बोलते हैं हम, जीएसटी टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, तो उसकी एक प्रिंसिपल बेंच बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? न्यू दिल्ली के अंदर। और रीजनल बेंचेस बनाई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। तो जो भी जीएसटी से रिलेटेड डिस्प्यूट होंगे उनको हैंडल कर पाएंगे पहले रीजनल सेंटर में, और अगर वहां से भी नहीं होता है तो प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल। नोट करने वाली बात यह भी है कि लास्ट मंथ जो जीएसटी बिल अमेंडमेंट बिल पास हुआ था 2023, उसके तहत जो एज लिमिट थी जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट की और मेंबर्स की, उसको भी बढ़ा दिया गया था। पहले प्रेसिडेंट ऑफ दिस एपलेट ट्रिब्यूनल 67 ईयर एज होती थी, उसको 70 कर दिया गया था, और जो 65 ईयर होती थी उसको भी 70 ईयर्स कर दिया गया था। मतलब नाउ प्रेसिडेंट एज वेल एज मेंबर ऑफ द जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल विल हैव अ मैक्सिमम एज टिल 70 ईयर। वो 70 साल तक इसके अंदर मेंबर या फिर चेयरमैन बोल दीजिए या प्रेसिडेंट रह सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जो नेक्स्ट इज अडानी टैप्स ग्लोबल अर्बन प्लानर्स फॉर धारावी मेकओवर्स। धारावी जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, मुंबई के अंदर लोकेटेड है, उसकी अभी रीडेवलपमेंट का प्लान चल रही है। जिस अडानी की जो रियल इस्टेट आर्म है उसने जो मैक्सिमम बिड लगा के जीत लिया था। नवंबर 2022 के अंदर इसके 80% से एक व्हीकल बनाया गया, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके अंदर 80% भागीदारी अडानी की रही और 20% महाराष्ट्र गवर्नमेंट की रही। तो अभी ये इस स्लम को, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, उसकी रीडेवलपमेंट करने के लिए ये बिडिंग प्रोसेस हुआ था। तो अभी अडानी ने इसका कंप्लीट मैपिंग अप करके जो ग्लोबल बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, उनको भी इसके अंदर रोप इन किया है। जैसे कि यूएस बेस्ड इंटरडिसिप्लिनरी डिजाइन फ्रॉम सासाकी, यूके की एक कंपनी, एक कंसल्टेंसी फर्म है बूरो हैपोल्ड, और हमारे एक इंडिया के बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट है जो कि है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, जिनके अगर मुंबई में बात करें तो मोस्टली जो प्रोजेक्ट है, चाहे स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटीज के प्रोजेक्ट है, चाहे प्राइवेट प्रोजेक्ट है, तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर यूजुअली आपको दिखेगा कि उनसे बहुत ज्यादा गाइडेंस ली जाती है एज ए आर्किटेक्ट कंसल्टेंट। तो इन तीनों को रोप इन किया है सो दैट इस स्लम की जो डेवलपमेंट है उसको सिरे चढ़ाया जा सके और एक बहुत ही इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको रीडेवलप किया जा सके। साथ में ही सिंगापुर की कुछ कंपनीज को और एक्सपर्ट्स को भी लिया गया है। क्योंकि बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर 1960 के एरा के अंदर बहुत ही ज्यादा सेंटी और स्लम एरिया हुआ करता था, लेकिन आज की बात करें तो सिंगापुर का नाम आते ही लोगों के चेहरे खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही डेवलप्ड स्टेज में है। तो कैसे उन स्लम्स को, गेटर्स को खत्म किया गया, कैसे रीडेवलप किया गया, और उसी तर्ज पे धारावी को भी दोबारा रीडेवलप करने की कवायद चल रही है, जिसके अंदर अडानी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। अडानी प्रॉपर्टीज emerged as the highest bidder to redevelop this धारावी in November 22। यहाँ पे धारावी की बात करें तो करीबन 8.5 लाख लोग यहाँ पे एज ए रेसिडेंट रहते हैं, एंड 3,54,167 पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है। मतलब एक की पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 3.5 लाख लोग इस धारावी के स्लम के अंदर रहते हैं। इसके साथ में बहुत ही पोश बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, एक साइड में सायन है, इधर जाएंगे तो दादर आ जाता है। मतलब ये बाहर से बहुत ही पोस्ट लोकेलिटीज से घिरा हुआ है, लेकिन इन द हार्ट ऑफ द सिटी दिस इज अ स्लम सोसाइटी, जिसको रीडेवलप के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र along with Adani are doing their best. So experts from Singapore have also joined the project team. जो बात करें शेयर होल्डिंग की, तो अडानी ग्रुप की एंटिटीज 80% है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 20% है। तो ये रीडेवलपमेंट होने के बाद जो हमारा जो टैगलाइन मिली हुई है इसको कि इट इज द एशियाज बिगेस्ट स्लम, जो कि इट इज नॉट अ गुड टैगलाइन फॉर अस। तो इसको रीडेवलप करके एक बहुत ही मॉडर्न अमेनिटीज वाला एक रेसिडेंशियल हैबिटेट बना दी जाएगी। So these are the all important news for the economic time analysis. We'll be back with our new edition of the economic time analysis
Till then, stay tuned with us. Stay tuned with Educations. Jai Hind, Jai Bharat.